केरल में बारिश का कहर, 20 से ज्यादा लोगों की मौत, नदियां उफान पर, बांधों में भरा पानी, रेड अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से बात कर स्थिति का लिया जायजा। केंद्रीय गृह मंत्री ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। उत्तराखंड में हो रही है भारी बारिश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का लिया जायजा। चारधाम यात्रा मौसम ठीक होने तक रोकी गई। आज राज्य में सभी स्कूल बंद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित राजधानी दिल्ली में भी हुई भारी बारिश। देश में कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। अब तक 97 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। मुंबई में 20 महीनों में पहली बार कोविड से कोई मौत नहीं। वहीं उत्तराखंड में कोरोना टीकाकरण के पहले डोज का लक्ष्य 100% पूरा। विदेश मंत्री के रूप में डॉक्टर एस जयशंकर अपनी पहली इजराइल यात्रा पर पहुंचे। इजराइल के कारोबारियों से की मुलाकात, भारत में निवेश के लिए किया आमंत्रित। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा आज से होगी शुरू। वर्चुअल स्तर पर जुटेंगे सदस्य देश और उनके नेता। नवीकरणीय ऊर्जा पर काम कर रहे संगठनों के साथ होगी भविष्य की चर्चा। सुधरते कोरोना हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें पहुंची अपने उच्चतम स्तर पर। बिजली जनरेटरों की मांग के चलते आया उछाल। कैरेबियाई देश हैती में राजनीतिक और आर्थिक संकटों के बीच अमेरिकी मिशनरियों का अपहरण। देश में अस्थिरता की स्थिति गहराई। और स्कॉटलैंड ने टी20 विश्व कप टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 6 रन से हराया। भारत आज इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में खेलेगा। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। केरल में शनिवार की सुबह से शुरू हुई बारिश रविवार को भी जारी है। भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। दक्षिण व मध्य केरल में भारी बारिश से भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। मौसम विभाग ने राजधानी तिरुवनंतपुरम सहित कोल्लम, पलक्कड़ सहित कुल 11 जिलों के लिए रविवार को भी ऑरेंज अलर्ट जारी रखा और 19 तारीख तक के लिए ये चेतावनी रहेगी। राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में कोट्टायम भी शामिल है। बारिश के कारण अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से उपजे हालात पर बात कर स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभावित इलाकों में संबंधित प्राधिकरण काम कर रहे हैं और घायलों को मदद पहुंचा रहे हैं। लोगों के लिए जिले में 33 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। सेना के साथ दक्षिणी नौसेना कमान भी राहत व बचाव कार्य में लगी हुई हैं। नौसेना के हेलीकॉप्टर खाद्य सामग्री भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। केरल में शनिवार की सुबह से शुरू हुई बारिश रविवार को भी जारी रही। राज्य में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। दक्षिण व मध्य केरल में भारी बारिश से भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। मौसम विभाग ने राजधानी तिरुवनंतपुरम सहित कोल्लम, पलक्कड़ सहित कुल 11 जिलों के लिए रविवार को भी ऑरेंज अलर्ट जारी रखा और ये चेतावनी 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। अरब सागर में बने कम दबाव की वजह से राज्य के कई जिलों में कुदरत का कहर जमकर बरपा है। There was extremely heavy rainfall up to 29 centimeter across our Kerala region, and we have issued the red alert also. Today it has reduced significantly. राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में कोट्टायम भी शामिल है। जिले के दूर दराज के इलाकों का संपर्क टूट चुका है और बांधों में पानी भर चुका है। कई अलग अलग जगहों पर भूस्खलन से लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिले के कोटिकल तालुका में भूस्खलन की वजह से 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जिले में 33 राहत शिविर लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं। सेना के साथ ही दक्षिणी नौसेना कमान भी राहत व बचाव कार्य में लगी हुई है। नौसेना के हेलीकॉप्टर खाद्य सामग्री भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बारिश का कहर इतना ज्यादा है कि निचले इलाकों में काफी पानी जमा हो चुका है।
पतनमथिट्टा में पंपा नदी उफान पर है, कई घरों में पानी घुस चुका है। एर्नाकुलम में भी मुवातुपुझा नदी उफान पर नजर आई। राज्य में इडुक्की में 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं कई बांधों में ज्यादा पानी जमा होने पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोट्टयम में सेना के जवान लापता लोगों के लिए बचाव अभियान में जुटे हैं। कोच्चि में नौसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ के पानी में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। कोझिकोड में बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में उपजे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी दी कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से भारी बारिश और भूस्खलन से उपजे हालात पर बात कर चर्चा की। प्रभावित इलाकों में संबंधित प्राधिकरण काम कर रहे हैं और घायलों को मदद पहुंचा रहे हैं। मैं सबकी सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं। राज्य में बारिश से उपजे हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए सलाह जारी की है कि रात में फिलहाल यात्रा न करें। इसके अलावा शबरीमला यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को 19 अक्टूबर तक यात्रा न करने की सलाह दी गई है। वहीं मामल्लपुरम, इडुक्की, त्रिशूर, अलपुझा सहित प्रभावित इलाकों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF सेना के साथ मिलकर बचाव व राहत अभियान में शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मदद का पूरा भरोसा दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि केरल में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार जरूरतमंदों को हर संभव मदद पहुंचाएगी। NDRF की टीम राहत कार्यों के लिए भेजी जा चुकी है। राज्य सरकार ने मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा सोमवार से राज्य में खुलने वाले उच्च शिक्षण संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे और कई विश्वविद्यालयों में आयोजित होने वाली परीक्षा फिलहाल 2 दिनों के लिए टाल दी गई है। राज्य में अब तक कुल 20 से ज्यादा मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के लिए मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रविवार देर रात से उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा फिलहाल मौसम ठीक होने तक रोक दी गई है। आज राज्य में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश हुई है। पूरे देश के लिए जारी किए मौसम बुलेटिन में मौसम विभाग ने कहा कि हालिया मौसम में बदलाव अफगानिस्तान और इसके आसपास स्थित पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत में भी दिखाई दे सकता है। उत्तराखंड में बारिश के रेड अलर्ट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव के साथ राज्य में स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने पुलिस, SDRF और अन्य संबंधित कर्मियों को संवेदनशील जगहों पर हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। हमने सवेरे से ही आज पूरी तैयारी कर रखी है। सभी जगह अलर्ट जारी कर दिए हैं। सभी DM, SSP, मुख्य सचिव से पूरी बात पहले ही सवेरे हो चुकी है हमारी कि उन्होंने सभी लोगों से अलग अलग तरीके से बात कर ली और मैंने स्वयं भी बात करी है। हमने सभी यात्रियों से भी जो चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में आए हैं उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि चूँकि 18 और 19 2 दिन जो है भारी अलर्ट है, ज़्यादा हैवी रेन होने की आवश्यकता है, तो वो अभी 1-2 दिन यात्रा को टाल दें या यात्रा न करें, क्योंकि उनके उसके लिए है, उनके आगे के बचाव के लिए है, सुरक्षा के लिए है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 13,596 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 19,582 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.12% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 1,89,694 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.37% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.37% हो गया है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। टीकाकरण अभियान में अब तक 97 करोड़ 79 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण अभियान के 275वें दिन 12,05,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई हैं। कोरोना महामारी के संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट जारी है। महामारी की शुरुआत के बाद से एक उपलब्धि हासिल करते हुए मुंबई में 20 महीनों में पहली बार कोविड से कोई मौत नहीं हुई है। इससे पहले पिछले साल 26 मार्च को मुंबई में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई थी। पिछले 24 घंटों में कोविड के 367 नए मामलों का पता लगा है, जबकि 418 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई।
मुंबई में स्वस्थ होने की दर अब सुधरकर 97% और पॉजिटिविटी दर 1.27% हो गई है। मुंबई में सक्रिय मामलों की संख्या 5030 है। शहर में पिछले 24 घंटे में 28,600 से अधिक परीक्षण किए गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक को आगामी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अहम माना जा रहा है। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का दूसरा संस्करण आज से शुरू हो गया है, जो 22 अक्टूबर तक नई दिल्ली में जारी रहेगा। सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। नौसेना प्रमुख अन्य नौसेना कमांडरों के साथ पिछले कुछ महीनों में भारतीय नौसेना द्वारा की गई प्रमुख अभियानगत, सामग्री संबंधी, रसद संबंधी, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और भविष्य की महत्वपूर्ण गतिविधियों और पहल के लिए योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। नौसेना ने युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय और एकजुट होने पर ध्यान केंद्रित किया है और कोविड-19 महामारी के बावजूद अपने कर्तव्य को दृढ़ता से निष्पादित करना जारी रखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 37 साल बाद विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए आज चुनाव हो रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं। रविवार को भारतीय जनता पार्टी समर्थित नितिन अग्रवाल और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह वर्मा ने पर्चा दाखिल किया। सामान्य तौर पर उपाध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं होता, क्योंकि अभी तक की राजनीतिक परंपरा के हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष का पद सत्तापक्ष और उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल का होता रहा है। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतिहास में उपाध्यक्ष पद के लिए वर्ष 1984 में मतदान हुआ था। गुजरात के सूरत में बड़ोदरा जीआईडीसी की वीवा पैकेजिंग फैक्ट्री में आग की खबर है। मौके पर 12 से अधिक दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, जबकि 100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि आग से बचने के लिए कुछ लोग फैक्ट्री के ऊपरी तलों से भी कूद गए। घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इजराइल की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री इजराइल के विदेश मंत्री यायर लैपिड के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वो राष्ट्रपति इसाक हारजोग, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और नेसेट स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में ये उनका पहला इजरायली दौरा है। रविवार को जेरूसलम पहुंचे डॉक्टर जयशंकर ने इजराइल में भारतीय यहूदी समुदाय से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों में उनके योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इजराइल में भारतीय यहूदी समुदाय आने वाले वर्षों में दोनों देशों को और भी करीब लाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच नवाचार और व्यापार का विस्तार समय की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा आज से शुरू हो रही है, जो 21 अक्टूबर तक चलेगी। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और ISA असेंबली के अध्यक्ष चौथी महासभा की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। वैश्विक नेता, सदस्य देश, भागीदार संगठन इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। जलवायु पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा को संबोधित करेंगे। वहीं यूरोपियन ग्रीन डील के लिए यूरोपियन कमीशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष फ्रांस टिमरमैन भी बैठक को संबोधित करेंगे। हैती में शनिवार को अमेरिका और कनाडा के 17 मिशनरियों का अपहरण कर लिया गया। 16 अमेरिकी नागरिकों और एक कनाडाई नागरिक के इस समूह में 5 पुरुष, 7 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। अपहरण तब हुआ जब मिशनरी एक संकटग्रस्त कैरिबियाई देश में एक अनाथालय छोड़कर आए थे। अधिकारियों का कहना है कि 400 माओजो नामक गिरोह ने इन लोगों का अपहरण किया है। इससे पहले अप्रैल में कैथोलिक पादरियों के अपहरण के लिए भी माओजो गिरोह को दोषी ठहराया गया था। गौरतलब है कि हैती में अपहरण की दर दुनिया में सबसे अधिक है। इस वर्ष हैती में अपहरण की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है।
जुलाई के बाद से ये संख्या लगभग 300% बढ़ गई है। और आइए अब एक नजर डालते हैं दुनिया भर से कोविड-19 पर अपडेट पर। दुनिया भर में कोविड-19 से अब तक 24 करोड़ 14 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 21 करोड़ 86 लाख से अधिक लोगों ने कोविड को मात दी है। दुनिया भर में कोविड से मरने वालों की संख्या 49,13,000 के पार हो चुकी है। कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है। अमेरिका में कोविड संक्रमण के मामलों की संख्या 4 करोड़ 57 लाख से ऊपर है। वहीं अब तक 7,44,000 से अधिक लोग संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। रूस ने पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 34,303 नए मामले दर्ज किए हैं। ये महामारी की शुरुआत के बाद से एक रिकॉर्ड उच्च संख्या है। कोरोना वायरस संक्रमण से 997 लोगों की मौत हो गई। लगभग 8 मिलियन मामलों के साथ कोरोना वायरस से हुई कुल मृत्यु का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। रूसी अधिकारियों ने संक्रमण और मौत की तीव्र वृद्धि के लिए एक धीमे टीकाकरण अभियान को दोषी ठहराया है। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने रविवार को कहा कि सीरियाई संवैधानिक समिति की सरकार और विपक्षी सह अध्यक्षों ने एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। समिति के पास एक नया बुनियादी कानून तैयार करने का जनादेश है, जो यूएन पर्यवेक्षित चुनावों के लिए अग्रणी है। समिति में सीरिया की सरकार, विपक्ष और नागरिक समाज के 45 प्रतिनिधि शामिल हैं। विशेष दूत गिर पेडरसन ने जिनेवा में कहा कि सीरियाई सह अध्यक्ष संवैधानिक सुधार का मसौदा तैयार करने के लिए सहमत हुए थे। ये पिछले 2 साल में समिति की वार्ता का 6ठा दौर है और जनवरी 2021 के बाद पहली बार पार्टियों की बैठक हुई है। पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण रद्द पेरिस मैराथन में रविवार को लगभग 35,000 धावकों ने भाग लिया। मैराथन में खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए दर्शक उमड़ पड़े। धावकों और दर्शकों ने कहा कि 30 महीने बाद दौड़ में भाग लेकर वो काफी प्रसन्न थे। पेरिस की सड़कों पर जीवन सामान्य हो गया है। केन्या की एलिशा रोटिस ने पुरुषों की दौड़ जीती और इथियोपिया की टाइगिस्ट मेमुये ने महिलाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स 87 सेंट या 1% बढ़कर $85.73 प्रति बैरल हो गया है, जो अक्टूबर 2018 के बाद का उच्चतम मूल्य है। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स $1.12 या 1.4% बढ़कर $83.40 प्रति बैरल पर पहुंच गया। यह अक्टूबर 2014 के बाद का उच्चतम मूल्य है। पिछले सप्ताह दोनों अनुबंधों में कम से कम 3% की वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि बिजली जनरेटरों की बढ़ती मांग के चलते कच्चे तेल की कीमतों में ये उछाल आया है। T20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला अभ्यास मैच खेलेगी। दोनों टीमें आईसीसी T20 रैंकिंग में टॉप 8 में होने की वजह से पहले ही सुपर 12 राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। सुपर 12 राउंड की शुरुआत 23 अक्टूबर से होगी। इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले पहले अभ्यास मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली की नजरें ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की लय और बल्लेबाजी क्रम को सही करने पर होगी। भारतीय टीम को सोमवार को इंग्लैंड के बाद बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच खेलना है। टीम के सभी खिलाड़ी हाल ही में समाप्त हुई आईपीएल का हिस्सा थे। ऐसे में कोहली के खिलाड़ियों के लिए मैच अभ्यास कोई समस्या नहीं है, लेकिन 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट में अपने शुरुआती मैच से पहले उनकी कोशिश सही संयोजन बनाने की होगी। आईसीसी T20 विश्व कप के पहले दिन ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। क्वालिफायर ग्रुप बी में स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को 6 रनों से हराकर सभी को चौंका दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 9 विकेट पर 140 रन बनाए। टीम के लिए क्रिस ग्रीव्स ने 28 गेंदों पर सबसे अधिक 45 रन की पारी खेली। वहीं सलामी बल्लेबाज जॉर्ज मुंसे ने 29 रन का योगदान दिया। मार्क वेट ने 22 रन बनाए। जवाब में 141 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 134 रन ही बना सकी। स्कॉटलैंड के गेंदबाजों ने पूरे मैच में कसी हुई गेंदबाजी की और विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को बांध कर रखा। मुशफिकुर रहीम ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए।
ग्रीव्स ने 2 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ा है। टी20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। इस मैच में शाकिब ने कुल 17 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। शाकिब अब 89 मैचों में 108 विकेट ले चुके हैं, जबकि मलिंगा ने 84 मैचों में 107 विकेट लिए थे। इस मामले में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 83 मैचों में 99 विकेट झटके हैं। इसी साल उन्होंने टी20 क्रिकेट में अपने 100 विकेट पूरे किए थे और टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने के साथ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे। टी20 विश्व कप में आज आयरलैंड का सामना नीदरलैंड से होगा। बड़े टूर्नामेंट में कई बार बड़ी टीमों के खिलाफ उलटफेर कर चुकी आयरलैंड की कोशिश जीत के साथ प्रतियोगिता की शुरुआत करने की होगी। ग्रुप ए का ये मुकाबला काफ़ी अहम होगा क्योंकि दोनों टीमें सुपर 12 चरण में जगह बनाने की दावेदार हैं। टी20 में आंकड़े नीदरलैंड के पक्ष में हैं, जिसने आयरलैंड के खिलाफ 12 टी20 मैचों में से 7 में जीत हासिल की है। नीदरलैंड की टीम हालिया एक दिवसीय श्रृंखला में भी आयरलैंड पर भारी पड़ी थी। आयरलैंड ने पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश जैसी टीमों के खिलाफ अलग अलग विश्व कप में जीत दर्ज की है। एक अन्य मुकाबले में बदलाव के दौर से गुजर रही पूर्व चैंपियन श्रीलंका का सामना क्वालिफायर में नामीबिया से होगा। पिछले कुछ समय में खराब प्रदर्शन के कारण श्रीलंका की रैंकिंग में गिरावट आई, जिसके कारण उसे सुपर 12 चरण में सीधे प्रवेश की जगह इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के पहले दौर में हिस्सा लेना पड़ रहा है। श्रीलंका ने 2014 में टी20 विश्व कप जीता था, लेकिन इसके अगले साल से उसके शीर्ष खिलाड़ियों ने संन्यास लेना शुरू कर दिया और उनके विकल्प टीम में उनकी जगह को भरने में नाकाम रहे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल में एक दिवसीय सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले चरित असलंका, अविष्का फर्नांडो, कामेंदु मेंडिस और तेज गेंदबाज चमिका करुणारत्ने से टीम को काफ़ी उम्मीदें होंगी। वहीं नामीबिया की 18 साल बाद विश्व कप में वापसी हो रही है। टीम ने पिछली बार 2003 में विश्व कप में हिस्सा लिया था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने न्यूकासल यूनाइटेड को 3-2 से हरा दिया है। ईपीएल के ही एक अन्य मुकाबले में वेस्ट हैम ने एवर्टन को 1-0 से हराने में सफलता पाई। ला लीगा में बार्सिलोना ने वेलेंसिया को शिकस्त दी। वहीं बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ने बड़ी जीत हासिल करते हुए शीर्ष स्थान वापस पा लिया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने एक रोमांचक मुकाबले में न्यूकासल यूनाइटेड को 3-2 से हराने में सफलता पाई। न्यूकासल ने मैच के दूसरे ही मिनट में विल्सन के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त बना ली। 17वें मिनट में टॉटनहैम के डॉम्बेले ने गोल करके मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। 5 मिनट बाद ही टॉटनहैम ने एक बार फिर हमला बोला और हैरी केन ने गोल करके टीम को 2-1 से आगे कर दिया। पहले हाफ का खेल खत्म होने से ठीक पहले टॉटनहैम के सान मिन ने गोल करके टीम की बढ़त को 3-1 से कर दिया। मैच के अंतिम पलों में स्पर्स के एरिक डियर गलती से अपने ही गोल पोस्ट में गेंद को मार बैठे। इस जीत के साथ टॉटनहैम अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। ईपीएल के ही एक अन्य मुकाबले में वेस्ट हैम ने एवर्टन को 1-0 से हरा दिया है। एंजेलो ओग्बोना ने 74वें मिनट में वेस्ट हैम के लिए गोल किया। इस जीत के साथ ही वेस्ट हैम ने लीग में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। ला लीगा में बार्सिलोना ने वेलेंसिया को 3-1 से हरा दिया है। इस मुकाबले में स्टार स्ट्राइकर सर्जियो एग्युएरो ने बार्सिलोना के लिए अपना पहला मुकाबला खेला। मैच का पहला गोल वेलेंसिया की तरफ से 5वें मिनट में हुआ। बार्सिलोना के युवा स्ट्राइकर अंशु फाती ने 7वें मिनट में टीम के लिए पहला गोल किया। 41वें मिनट में बार्सिलोना को पेनल्टी के रूप में गोल करने का एक अच्छा मौका मिला। डेपे ने इस पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम को 2-1 से आगे कर दिया। मैच खत्म होने से कुछ देर पहले कॉटिनो ने बार्सिलोना के लिए तीसरा गोल करने में सफलता पाई। कॉटिनो का बार्सिलोना के लिए लगभग 1 साल बाद गोल किया है। इस जीत के साथ ला लीगा में खराब शुरुआत करने वाली बार्सिलोना लीग में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ने बायर लेवरकुसेन के खिलाफ 5-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की। बायर्न ने पूरे मैच के दौरान आक्रामक खेल दिखाया। स्टार खिलाड़ी और शानदार फॉर्म में चल रहे लेवेंडोस्की ने तीसरे ही मिनट में टीम के लिए पहला गोल कर दिया। लेवेंडोस्की ने 30वें मिनट में अपना और टीम का दूसरा गोल कर लेवरकुसेन को दबाव में ला दिया। मुलर ने 34वें मिनट में गोल कर बायर्न की बढ़त 3-0 कर। इसके बाद ग्रॉम्ब्री ने 35वें और 37वें मिनट में 2 गोल किए। इस जीत के साथ बायर्न ने लीग में शीर्ष स्थान वापस हासिल कर लिया है।
बोरुसिया डॉर्टमंड ने बुंडेसलीगा में हालांड के 2 गोल की मदद से मोन्स को 3-1 से हराने में सफलता पाई। हालांड ने 54वें और अतिरिक्त समय में गोल किया। इस सत्र में खेले 12 मुकाबलों में केवल 2 बार हालांड गोल करने में असफल रहे हैं। इस जीत के साथ बोरुसिया डॉर्टमंड लीग में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। इटालियन फुटबॉल लीग में यूवेंटस ने एएस रोमा को रोमांचक मुकाबले में 1-0 से हरा दिया है। यूवेंटस के लिए मोइस कीन ने गोल किया। इस जीत के साथ यूवेंटस लीग में 7वें स्थान पर आ गई है। भारतवर्ष की सरजमीन पर आंखें खोलने वाला हर शख्स भारतीय है, ये संदेश अनोखे अंदाज में देने की कोशिश की गई हापुड़ जनपद के गढ़ मुक्तेश्वर में। हिंदू त्यागी और मुस्लिम त्यागियों ने मिलकर इस पहल की शुरुआत की है और लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे पूर्वजों के आधार पर हम सब एक हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जीवनदायिनी गंगा, हजारों साल से बहती आ रही गंगा न जाने कितनी खट्टी मीठी यादों की गवाह रही है। रविवार को भी इसकी अविरल धारा एक सुंदर अवसर की गवाह बनी। गढ़मुक्तेश्वर में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गंगा के ब्रज घाट पर त्यागी और मुस्लिम त्यागी सर जोड़कर बैठे। इस मिलन समारोह का मकसद था देश की एकता को मजबूत करना और दुनिया को ये बताना कि हर भारतवासी का धर्म भारतीयता है। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह गोपाल कृष्ण ने अपने संबोधन में कहा कि हम सब के पूर्वज एक थे। फर्क नहीं पड़ता कि हमारा धर्म क्या है, लेकिन हम सब भारतवासी हैं, ये महत्वपूर्ण है। हमारे पुरखे एक थे, हमारी परंपरा एक थी, हमारा दर्शन एक था, हमारा भरोसा एक था, हमारा देश एक था। लेकिन 200, 300, 400 वर्ष में जो कुछ हुआ उसको भूलकर हम एक रास्ते पर फिर से चले। हम समन्वय के धागे ढूंढे। जिन जिन बातों पर हम मिलकर के बैठ सकते हैं, मिलकर के बैठे। एक दूसरे के बच्चों को प्रेम करो, एक दूसरे के बच्चों के लिए सहायता के लिए खड़े हो जाओ। कुल मिलाकर के त्यागी वंश एक वंश है, एक कुल है। हमारे गोत्र, हमारे ऋषि, हमारी परंपराएं वो हजारों वर्षों की। सफेद पगड़ी बांधे हॉल में मौजूद सैकड़ों लोगों में ये पहचान करना मुश्किल था कि कौन यहाँ हिंदू त्यागी है और कौन मुस्लिम त्यागी। यहाँ सिर्फ भारतीयता की सुंदर झलक थी। शाहिद त्यागी, खालिद त्यागी, अजय त्यागी और कपिल त्यागी ने मिलकर ये सपना देखा था कि इस तरह की पहल से हम समाज में सद्भावना और भाईचारे की अनूठी मिसाल कायम कर सकते हैं। ये पहल देश प्रेम का मार्ग प्रशस्त करने में मील का पत्थर साबित होगी। आज त्यागी संप्रदाय सर जोड़कर बैठा है, कल दूसरे संप्रदाय भी इसका अनुसरण करेंगे। नतीजा दूरियां मिटेंगी, लोग करीब आएंगे और देश की एकता परवान चढ़ेगी। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सौर ऊर्जा के माध्यम से कम लागत पर हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन कर आईआईटी मंडी ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश स्थित आईआईटी मंडी ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक और नया आविष्कार किया है। संस्थान के शोधकर्ताओं ने पेड़ के पत्तियों जैसी उत्प्रेरक संरचना विकसित कर सौर ऊर्जा से कम खर्च पर स्वास्थ्य हाइड्रोजन और अमोनिया के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त किया है। ये शोध आईआईटी मंडी, आईआईटी दिल्ली और योगी वेमना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से किया है। आईआईटी मंडी में स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वेंकट कृष्णन ने बताया कि हमने कैल्शियम टाइटेनेट में पीपल के पत्ते की सतह और आंतरिक 3 आयामी सूक्ष्म संरचनाएं बनाई, जिससे प्रकाश संचय के गुण बढ़ गए, जिससे स्वच्छ हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन संभव हो पाया है। Specifically in this work, we were inspired by the light harvesting mechanism of the leaves and replicated the surface and the internal three-dimensional architecture of the leaves, especially the leaf of the peepal tree, in calcium titanate material to enhance the light harvesting properties of this material. Because these two substances are industrially very important. Hydrogen on one hand is the next generation energy source, as the green energy is the future of the energy sector. On the other hand, ammonia is a very important chemical in the fertilizer industry. डॉक्टर वेंकट कृष्णन को उम्मीद है कि ये शोध
स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल उपयोगों के लिए आवश्यक है। We have discovered or designed and developed a new catalyst material, which is a leaf-inspired material, which can do photocatalytic hydrogen evolution and also photocatalytic nitrogen fixation. We have mainly designed a catalyst which is a leaf-inspired material. Our catalyst is this calcium titanate, CaTiO3, and in this catalyst we have introduced some oxygen vacancies, which is called this defect engineering phenomenon. So this oxygen vacancies are mainly the active catalytic sites, both for the hydrogen evolution as well as for the nitrogen fixation reactions. निश्चित रूप से इस तरह के वैज्ञानिक शोध न केवल समाज के विकास को गति देते हैं, बल्कि सौर ऊर्जा को उत्पादन का विकल्प बनाकर पर्यावरण को बचाने में भी मदद करते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।